आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक यांत्रिकी में जो भी सवाल पूछा गया है उसे कंप्लीट करेंगे। यांत्रिकी के अंतर्गत द्रव्यमान आता है, बल आता है, त्वरण आता है, कार्य, ऊर्जा, संवेग अर्थात शक्ति, ये सभी यांत्रिकी के अंदर आता है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम इसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में सहूलियत हो। तो इसी में हम देख लेते हैं। पहले यांत्रिकी का डिस्कस किया हुआ है। कहता है भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके पीछे बल लगने या उसे विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? यांत्रिक यानी मैकेनिक्स। उसके बाद है भार यानी वेट। कहता है कि किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। आगे है द्रव्यमान के बारे में। मास, किसी वस्तु या पदार्थ के परिणाम को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है, इसे m से व्यक्त किया जाता है। आगे है भार एवं द्रव्यमान में अंतर। भार को W से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं। तो पहला में दिया हुआ कि पृथ्वी का आकर्षण बल भार कहलाता है और वस्तु या पदार्थ का परिणाम जो होता है वो द्रव्यमान कहलाता है। दूसरा है कि भार का SI मात्रक न्यूटन होता है और ये द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम या ग्राम होता है। भार एक सदिश राशि है जबकि द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अगला लिखा है 4th नंबर में कि वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है यानी स्थिर रहता है। आगे है दूरी और विस्थापन के बारे में। दूरी किसे कहा जाता है? किसी भी समय में तय की गई दूरी को दूरी कहते हैं, लेकिन विस्थापन वह न्यूनतम समय होता है। अच्छा, इसको पढ़ के देखेंगे तो देखिए क्या दिया हुआ है। प्रतिदिन की भाषा में दूरी और विस्थापन एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु भौतिकी में इन दोनों शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। क्या है आगे कि जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाती है तो चली गई दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पर अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सीधी रेखा मार्ग को बतलाता है। इसीलिए गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो भी हो वस्तु का विस्थापन सदैव वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सबसे कम दूरी को प्रदर्शित करती है। आगे है कि चली गई दूरी में केवल परिणाम होता है, जबकि विस्थापन में परिणाम के साथ साथ दिशा होता है। तो दूरी हो जाएगा अदिश राशि और विस्थापन हो जाएगा सदिश राशि। क्योंकि सदिश और अदिश का क्या होता है डिफिनेशन? सदिश में परिणाम और दिशा दोनों होता है और अदिश का डिफिनेशन होता है कि परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। तो दूरी में क्या होता है? केवल परिणाम होता है और विस्थापन में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है। तो ये सदिश राशि हो गया विस्थापन और दूरी हो गया अदिश राशि। अब हम लोग आगे देखते हैं। चाल और वेग के बारे में दिया हुआ है कि किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय और वेग बराबर होता है क्या लिखा है? चाल एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी वस्तु का वेग उसके प्रति इकाई समय में विस्थापन द्वारा होता है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय हो जाएगा। आगे लिखा है कि चाल एवं वेग में अंतर होता है कि चाल में केवल परिणाम होता है, वही जो आगे पढ़े वही लिखा हुआ है। फिर है त्वरण के बारे में। किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर के स्वरूप में परिभाषित किया जाता है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय हो गया।
आगे है त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। किसी वस्तु आगे लिखा है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक वेग u हो तथा t समय के पश्चात अंतिम वेग v हो तो त्वरण बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी। आगे लिखा है कि त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अच्छा, ये ऊपर में जो लिखा हुआ फॉर्मूला में दूरी दिया हुआ है, तो दूरी को जब आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो ऊपर में दूरी हमेशा मीटर में होता है, दूरी को मीटर में मापते हैं तो ये मीटर हो जाएगा, और इसे सेकंड में करेंगे तो सेकंड स्क्वायर होगा। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा तब आता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला है सवाल न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम का पहला नियम क्या है? न्यूटन के गति के पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के पहला गति के नियम से बल की परिभाषा मिलती है और इसका SI मात्रक न्यूटन का बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और बल एक सदिश राशि है। इसका न्यूटन के गति का पहला नियम होता है कि जब कोई वस्तु रुकी है तो वो रुकी अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल हो जाता है कि जब कोई दरी को डंडा से पीटते हैं तो उससे धूल कर निकलता है न्यूटन के गति के पहला नियम के कारण। जब गाड़ी आगे चलता है, जब गाड़ी आगे होता है तो व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है न्यूटन गति के पहला नियम के कारण। और पहला नियम का डिफिनेशन क्या था कि जब कोई वस्तु रुकी अवस्था में है तो रुकी रहेगी और गतिमान अवस्था में है तो वह गति रहना पसंद करेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अच्छा, दूसरा नियम से क्या मिलता है? न्यूटन के गति के दूसरा नियम से बल का फॉर्मूला मिलता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी F बराबर ma। m मतलब द्रव्यमान, a मतलब एक्सीलरेशन यानी त्वरण। अगला है न्यूटन के गति के तृतीय नियम के बारे में। न्यूटन के गति के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया को बताता है। क्रिया प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? जैसे हो गया जब हम पानी में नाव रहती है तो हम उसके आगे तैरते हैं, आगे कूदते हैं, नाव के आगे कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर जाता है। जब कोई गोली चलाता है तो उसे पीछे की ओर एक झटका लगता है। तो ये सब न्यूटन के गति का तृतीय नियम हो गया, तृतीय नियम का एग्जाम्पल हो गया। तृतीय नियम क्या बताता है? क्रिया प्रतिक्रिया को, कि हम जितना क्रिया करेंगे उतना ही हमें परिणाम में प्रतिक्रिया मिलेगा। तो ये हो गया। उसके आगे है संवेग, मोमेंट के बारे में। संवेग किसी वस्तु के, इसका डिफिनेशन क्या होता है? किसी वस्तु के संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है, यानी P बराबर mv होता है। ये संवेग एक सदिश राशि है। संवेग, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे लिखा है संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन बटा समय। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन सदैव बल के दिशा में होता है। यह न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का ही एक रूप है। तो बल समानुपाती हो जाएगा संवेग में परिवर्तन बटा समय। अगला टॉपिक कार्य के बारे में है। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा है इसलिए रिवीजन में थोड़ा लंबा समय लग रहा है। तो इसमें टॉपिक भी तो बहुत सारा कवर करना है। किसके बारे में दिया हुआ है? कार्य के बारे में। कार्य किसे कहा जाता है? यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो उसे कार्य कहा जाता है। अगर उसका मतलब बल लगाने के बाद उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा तो वो बल नहीं कहलाता, कार्य नहीं कहलाता है, यानी कार्य उसका शून्य हो जाता है। कार्य बराबर होता है ये बल गुना समय। सॉरी दोस्तों, यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा? विस्थापन होता है। तो कार्य, ये W मतलब कार्य हो गया वर्क, और F मतलब फोर्स हो गया यानी बल, और S का मतलब हो गया विस्थापन। तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। और अगर इसको अथी में डिनोट करेंगे तो कार्य बराबर हो जाता है Fs cos थीटा। आगे लिखा है कि कार्य एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक जूल होता है।
कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होता है। अर्थात ये शक्ति अथवा सामर्थ्य यानी पावर के बारे में दिया हुआ है कि किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, सामर्थ्य यानी शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। आगे है, अच्छा, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। आगे लिखा हुआ कि शक्ति का ऐसा मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, इसे वाट भी कहते हैं। शक्ति का एक अन्य मात्रक अश्व शक्ति भी होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। आगे है ऊर्जा के बारे में दिया हुआ, एनर्जी के बारे में। किसी वस्तु पे कार्य करने की दर को, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के अनेक रूप हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि, ये सभी ऊर्जा है। ऊर्जा एक अदिश राशि होता है, इसका ऐसा मात्रक जूल होता है। आगे लिखा है यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। किसी पिंड की क्या लिखा हो, यानी यांत्रिक ऊर्जा के बारे में, यह किसी पिंड को कुछ यांत्रिक ऊर्जा करने की क्षमता प्रदान करती है। यह 2 प्रकार की होती है, यांत्रिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। आगे गतिज ऊर्जा के बारे में, गतिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी। यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m किलोग्राम है तथा चाल क्या है, v बराबर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो, तो उसका वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। उसके बाद है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। m का मतलब द्रव्यमान हो गया, g का अर्थ गुरुत्वीय त्वरण हो गया और h का मतलब ऊंचाई हो गया। अच्छा, इसका एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं। कहता है यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति अथवा दिशा के कारण होती है। स्पष्ट है कि यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाई जाए तो इस दौरान किया गया कार्य ही वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में होते हुए जैसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इत्यादि, ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल हो गया। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। तो ये था हम लोग का रिवीजन। अब इसका क्वेश्चन करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।